नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल। वक्त हो चला है बुलेट बुलेटिन का। अगले आधे घंटे में आपको देश और दुनिया की तमाम अहम खबरें दिखाएंगे फटाफट अंदाज में। हम बात करेंगे कोरोना अपडेट्स की और साथ ही साथ बात होगी बाजार और कारोबार की भी। तो आइए शुरू करते हैं आज का फटाफट सफर। बेंगलुरु में हुई हिंसा के मामले में स्थानीय पुलिस ने कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। पुलिस ने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के एक नेता को गिरफ्तार किया है। एसडीपीआई की ओर से भी इस बात की पुष्टि की गई है। गिरफ्तार किए गए नेता का नाम मुजम्मिल पाशा है। आपको बता दें कि इसी संगठन का नाम हिंसा को भड़काने में आ रहा था। फेसबुक पोस्ट को लेकर बेंगलुरु में मंगलवार रात को बवाल हुआ, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। भीड़ ने कांग्रेस विधायक के घर पर हमला किया, साथ ही पुलिस स्टेशन को भी आग के हवाले कर दिया। इस हिंसा में 60 पुलिसकर्मी घायल हुए। पुलिस को भीड़ को काबू में करने के लिए फायरिंग भी करनी पड़ी थी। बेंगलुरु हिंसा पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कहा है कि अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि पुलिस, पत्रकार और जनता पर हमला स्वीकार्य नहीं है। येदियुरप्पा ने कहा कि हालात को नियंत्रित करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। इस बीच सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट डालने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी विधायक श्रीनिवास मूर्ति का रिश्तेदार है। साथ ही हिंसा मामले में पुलिस ने एसडीपीआई के नेता मुजम्मिल पाशा सहित 1.5 दर्जन से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। इनकम टैक्स विभाग ने मंगलवार देर रात हवाला कारोबार में शामिल होने की आशंका में चीनी कंपनियों पर छापा मारा। इस छापे में मनी लॉन्ड्रिंग के बड़े रैकेट का खुलासा हुआ है। छापेमारी में 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा के हवाला ट्रांजैक्शन का पता चला है। छापे से पता चला है कि यहां शेल कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग हो रही थी। इस रैकेट में कई चीनी नागरिक, उनके भारतीय सहयोगी, बैंक कर्मचारी आदि शामिल बताए जा रहे हैं। छापेमारी में मिले दस्तावेजों में सामने आया है कि इस मामले में चार्टर्ड अकाउंटेंट और बैंक कर्मियों की भी मिलीभगत है। आईटी की रेड दिल्ली, गुरुग्राम, गाजियाबाद में पड़ी। देश में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बीते 24 घंटे में करीब 61,000 नए केसेस सामने आए हैं और देश में कोरोना के कुल संक्रमितों का आंकड़ा 23 लाख के पार कर गया है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 834 लोगों की मौत हुई, जिसके साथ ही देश में अब तक वायरस से मरने वालों की संख्या 46,000 के पार पहुंच चुकी है। देश में कोरोना से ठीक हो चुके मरीजों का आंकड़ा 16.5 लाख के करीब पहुंच चुका है और एक्टिव मरीजों की संख्या 6,43,000 के पार है। कोरोना के इलाज में ओवरचार्जिंग का मुद्दा अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल दाखिल कर कोरोना के इलाज के लिए कैपिंग लगाने की मांग की गई है। दरअसल कोरोना के इलाज को लेकर अस्पताल भारी भरकम बिल बना रहे हैं और इंश्योरेंस कंपनियां बिल के बड़े हिस्से का भुगतान नहीं कर रही। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई है कि इलाज की कैपिंग कर दी जाए ताकि इंश्योरेंस का पूरा क्लेम मिल सके। इस बीच खबर है कि इस मामले में हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां भी अपना पक्ष रखेंगी। रूस की कोरोना वैक्सीन तैयार करने के दावे पर दुनिया भर से अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। भारत के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का कहना है कि पहले यह जांचना होगा कि वैक्सीन कितनी सुरक्षित और प्रभावी है। डब्ल्यूएचओ ने भी वैक्सीन पर सवाल उठाए हैं। डब्ल्यूएचओ का कहना है कि वैक्सीन को लेकर रूस ने पर्याप्त जानकारी नहीं साझा की, इसलिए फेज 2 और फेज 3 का ट्रायल पूरा होने से पहले इसका उत्पादन शुरू नहीं होना चाहिए। आपको बता दें कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कल पहली कोरोना वैक्सीन बनाने का दावा किया था। पुतिन ने कहा था कि वैक्सीन का डोज उनकी बेटी को भी दिया गया है। सामना के जरिए शिवसेना का बीजेपी पर हमला हुआ है। सामना में लिखा गया है कि बिहार में विकास फेल हुआ तो सुशांत सिंह पर राजनीति के सहारे चुनाव जीतने की कोशिश हो रही है। अखबार में कहा गया है कि राजस्थान में बीजेपी फंस गई है। महाराष्ट्र सरकार की बदनाम करने की साजिश है। कौन कर रहा है सर? कौन कर रहा है? जल्दी पता चलेगा। मैंने आपको कहा ना, कल का दिन जाने दो। इधर बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने कहा है कि सुशांत मामले पर महाराष्ट्र सरकार पर्दा हटाने की बजाय पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि सुशांत मामले में कई बड़े लोग फंस रहे हैं और उन्हें बचाने में महाराष्ट्र सरकार लगी पड़ी है। वहाँ की सरकार के माध्यम से जो कार्रवाई की गई है वो सब संदिग्ध है।
प्रश्न चिन्ह उठ रहा है। परिवार के लोग या जनता सवाल उठा रही है या प्रेस मीडिया सवाल उठा रहा है तो वाजिब है। कहीं से ये नहीं झलक रहा है महाराष्ट्र सरकार के कार्रवाई के बाद कि वो इस पर पर्दा हटाना चाहता है। रेलवे की नियमित यात्री ट्रेनें पहले की तरह ही आगे भी रद्द रहेंगी। रेलवे ने कहा है कि अगले आदेश तक देश की सभी नियमित यात्री ट्रेनें रद्द रहेंगी। हालांकि पहले की तरह ही कोरोना काल में सरकार जो 230 विशेष ट्रेनें चला रही हैं वो चलती रहेंगी। रेलवे ने कहा कि विशेष ट्रेनों में यात्रियों की संख्या पर नियमित नजर रखी जा रही है और जरूरत के मुताबिक और विशेष ट्रेनें चलाई जा सकती हैं। मुंबई की लोकल ट्रेनों पर इंडियन रेलवे का कहना है कि राज्य सरकार की जरूरत के मुताबिक केवल सीमित आधार पर ही चल रही हैं लोकल ट्रेनें और ये इसी तरह से चलती रहेंगी। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है। आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट की ओर से इसकी जानकारी दी गई है। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में रामलला के दर्शन किए थे और राम मंदिर का भूमि पूजन किया था। ट्रस्ट ने आज अकाउंट नंबर और दूसरी जानकारियां साझा की हैं जिससे लोग दान कर सकेंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने ट्वीट किया है और कहा है कि लोग मंदिर निर्माण के लिए जितना संभव हो सके दान करें। बात बाजार की। बाजार में लगातार 6 सेशन की तेजी पर आज ब्रेक लग गया। फार्मा और मेटल शेयरों में बिकवाली के चलते आज बाजार लाल निशान में बंद हुए। सेंसेक्स 37 अंक और निफ्टी 14 अंक लुढ़ककर बंद हुए। आज कारोबार के दौरान HCL टेक, SBI, टेक महिंद्रा में तेजी रही, जबकि कोटक बैंक, सिप्ला, सन फार्मा, ब्रिटानिया में बिकवाली हुई। रिकॉर्ड स्तरों से 6,000 रुपए से ज्यादा लुढ़कने में के बाद सोने में अब रिकवरी लौट रही है। MCX पर सोना 52,000 रुपए के करीब पहुंच गया है, जबकि आज शुरुआती कारोबार में सोना 50,000 रुपए के नीचे भी फिसल गया था। दिन के निचले स्तरों से सोने में 2,000 रुपए तक की रिकवरी देखने को मिल रही है। वहीं चांदी रिकॉर्ड स्तरों से 17,000 रुपए तक लुढ़कने के बाद अब थोड़ी रिकवरी दिखा रहा है। चांदी अब 66,000 रुपए के करीब पहुंच गई है। निचले स्तरों पर खरीदारी बढ़ने का फायदा मिला है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी सोने चांदी में निचले स्तरों पर खरीदारी लौट रही है। घरेलू शेयर बाजार की कमजोरी के चलते रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 5 पैसे की गिरावट के साथ 74.83 पर बंद हुआ। आज रुपया 74.78 पर खुला और आगे कमजोर रुख के साथ कारोबार करता हुआ अंत में 74.83 पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान रुपए ने 74.77 के ऊपरी स्तर को भी छुआ। विदेशी करेंसी के कारोबारियों के मुताबिक शेयर बाजार में गिरावट और IIP में कमजोरी ने रुपए पर दबाव बनाया। हालांकि FIIs की ओर से निवेश के चलते रुपए में भारी गिरावट को रोक दिया। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी HDFC लिमिटेड ने QIP वारंट और बॉन्ड के जरिए 10,000 करोड़ रुपए की राशि जुटाई है। कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज को दी जानकारी में बताया कि उसने गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर और इन्वेस्को जैसे क्वालिफाइड इन्वेस्टर को शेयर जारी कर 3,693 करोड़ रुपए जुटाए। इसी के साथ इसने 307 करोड़ रुपए के लिए वारंट भी जारी किया था। कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज को बताया कि मंगलवार को बोर्ड की हुई बैठक में शेयरों को अलॉट करने पर फैसला हुआ। वारंट धारक को यह अधिकार है कि वो हर वारंट को एक शेयर में बदल सकता है। पीएम मोदी टैक्स पेयर्स के लिए कल बड़ी घोषणा कर सकते हैं। वो कई मौकों पर ईमानदार टैक्स पेयर्स की तारीफ कर चुके हैं, लेकिन इस बार वो ईमानदार टैक्स पेयर्स के लिए एक बड़ा प्रोग्राम शुरू करने वाले हैं। इस प्रोग्राम का नाम है ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन। इस कार्यक्रम की टैगलाइन रखी गई है, ईमानदारों का सम्मान। कल सुबह 11 बजे ये प्रोग्राम वेब टेलीकास्ट के जरिए लॉन्च होगा। पिछले 3-4 हफ्तों से पीएम मोदी वरिष्ठ टैक्स अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। इन बैठकों में इनकम टैक्स रिटर्न को लेकर काफी चर्चा हुई है। माना जा रहा है कि पीएम मोदी के नए प्रोग्राम का मुख्य फोकस इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स पर होगा। रेलवे के प्राइवेट ट्रेन परियोजना को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। आज भी दूसरी प्री बिड मीटिंग में 23 संभावित प्राइवेट ट्रेन प्लेयर्स ने हिस्सा लिया है। आज मीटिंग में हिस्सा लेने वालों में L&T इंफ्रा, हिंद
रेक्टिफायर्स, टिटागढ़ वैगन जैसी कंपनियां शामिल थी। इसे लेकर पहली मीटिंग 21 जुलाई को हुई थी। आज की मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई और संभावित बिडर्स की सभी शंकाओं का जवाब दिया गया। आज की बैठक में रेलवे बोर्ड के मेंबर्स के साथ नीति आयोग के अधिकारी भी शामिल हुए। आपको बता दें कि रेलवे की 109 रूट्स पर प्राइवेट ट्रेन चलाने की योजना है। देश में 22 नए एक्सप्रेसवे बनाने के लिए एनएचएआई करीब 4 लाख करोड़ रुपए के एसपीवी का गठन करेगी। जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक इंफ्रास्ट्रक्चर में फंडिंग की दिक्कतों को दूर करने के लिए एसपीवी रूट का सहारा लिया जा रहा है। सबसे पहले जी बिजनेस ने 4 अगस्त को बताया था कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी एसपीवी बना रही है। पहला 45,000 करोड़ रुपए का एसपीवी मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे के लिए बनाया जा चुका है। इस एसपीवी में एनएचएआई का 5,000 करोड़ रुपए होगा, जबकि बाकी लोन होगा। आपको बता दें कि 22 एक्सप्रेसवे बनाने के लिए 3.5 लाख करोड़ रुपए की जरूरत होगी। देश की सरकारी एयरलाइंस एयर इंडिया ने यूरोप के 5 शहरों की उड़ान सेवा को बंद करने का फैसला किया है। इसके साथ ही इन शहरों में एयरलाइंस का ऑफिस भी बंद कर दिया जाएगा। यह फैसला लगातार हो रहे घाटे के कारण लिया गया है। जिन शहरों के लिए एयर इंडिया की उड़ानें बंद होगी उनमें कोपेनहेगन, मिलान, स्टॉकहोम, मैड्रिड और वियना शामिल हैं। पहले से ही आर्थिक संकट से जूझ रही एयर इंडिया की हालत कोरोना काल में और भी खस्ता हो गई है। कोरोना काल में नौकरी करने वालों के लिए बुरी खबर है। नौकरियों और वेतन को लेकर जारी टीम लीज की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल ज्यादातर कंपनियां अपने कर्मचारियों की सैलरी नहीं बढ़ाएंगी, यानी कि इस साल इंक्रीमेंट होने की संभावना काफी कम है। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ कंपनियां अपने स्पेशल स्किल वाले कर्मचारियों की सैलरी में 15% तक का इजाफा करने को तैयार हैं, ताकि ऐसे कर्मचारियों को रोका जा सके। ई कॉमर्स, स्टार्टअप सेक्टर, एफएमसीजी, बीपीओ, आईटी और हेल्थ सर्विसेज, इन जैसी इंडस्ट्रीज में सैलरी बढ़ोतरी की संभावना है। दूसरी ओर घाटे में चल रही एयरलाइंस, ऑटो इंडस्ट्री में भारी छटनी की भी आशंका है। यूपी के बुलंदशहर में सुदीक्षा की मौत को लेकर पुलिस ने जांच तेज कर दी है। मंगलवार रात ही जांच के लिए एसआईटी यानी विशेष जांच दल का गठन किया गया और सुबह ही क्षेत्र की सभी बुलेट मोटरसाइकिल्स को थाने लाकर पड़ताल शुरू कर दी गई। सुदीक्षा के पिता ने 2 अज्ञात बुलेट सवारों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। अभी तक 16 बुलेट बाइक्स को थाने लाया गया है। इन बुलेट बाइक्स के मालिकों से पूछताछ की जा रही है। इसके साथ ही पुलिस ने केस से जुड़े और भी पहलुओं पर अपनी पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस का दावा है कि वो जल्द ही आरोपियों तक पहुंच जाएगी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों से मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सेना ने एक आतंकी को मार गिराया है। मुठभेड़ में सेना का एक जवान शहीद हुआ है, जबकि एक घायल हुआ है। मारे गए आतंकी की पहचान आजाद अहमद लोन के रूप में हुई है। वो पुलवामा का ही लेलहर का रहने वाला था। इसने ही 22 मई को पुलवामा के प्रिचू में नाके पर फायरिंग की थी, जिसमें हेड कांस्टेबल अनूप सिंह शहीद हो गए थे। आतंकी अहमद लोन के ऊपर 6 मुकदमे दर्ज थे। उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, केरल और कर्नाटक में भारी बारिश और बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। राजस्थान के जयपुर में भी भारी बारिश से सड़क पर जल जमाव हो गया है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली और आसपास के इलाकों में तेज बारिश हो सकती है। महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में 15 अगस्त तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। केरल के इडुक्की जिले में भूस्खलन के कारण मरने वालों की संख्या बढ़कर मंगलवार को 52 हो गई। इडुक्की में आज 2 पुरुषों और एक महिला का शव मलबे से बरामद हुआ है। असम और बिहार में भी बाढ़ से लाखों लोग प्रभावित हैं। बिहार में भ्रष्टाचार का एक और मामला सामने आया है। छपरा के एक पुल की अप्रोच रोड उसके उद्घाटन से पहले ही टूट गई। आज ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस पुल का उद्घाटन करने वाले थे। इससे पहले 15 जुलाई को गोपालगंज में 70 घाट ब्रिज की अप्रोच रोड टूट गई थी। फर्क बस इतना है कि उस पुल की अप्रोच रोड नीतीश कुमार के उद्घाटन करने के बाद टूटी और ये पहले टूट गई। बताया जा रहा है कि बैकुंठपुर में सारण बांध टूटने की वजह से बंगरा घाट मेगा ब्रिज की अप्रोच रोड टूटी है। इस पुल की लागत 509 करोड़ रुपए है। वैष्णो देवी की यात्रा 16 अगस्त से दोबारा शुरू हो रही है। इस दौरान एक दिन में सिर्फ 5,000 लोगों को ही दर्शन करने की इजाजत होगी।
60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को यात्रा की इजाजत नहीं होगी। साथ ही 10 साल से कम उम्र के बच्चों को भी यात्रा की इजाजत नहीं होगी। सरकार की तरफ से कहा गया है कि सभी श्रद्धालुओं के लिए आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल और उसका इस्तेमाल अनिवार्य होगा। मूर्तियों को छूना, मूर्ति या कोई धार्मिक किताब लेकर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बॉलीवुड से बुरी खबर है, संजय दत्त को फेफड़ों का कैंसर हो गया है। बताया जा रहा है कि यह कैंसर स्टेज 3 का है, जिसके इलाज के लिए संजय दत्त विदेश जल्द रवाना हो सकते हैं। इसकी जानकारी सामने आते ही एक्टर्स के फैंस निराश हैं, वहीं बॉलीवुड भी सदमे में है। इस बीच संजय को कैंसर होने को लेकर अब उनकी पत्नी मान्यता दत्त का रिएक्शन भी सामने आया है। मान्यता ने अपने स्टेटमेंट में उन सभी का धन्यवाद किया है जिन्होंने संजय के अच्छे स्वास्थ्य के लिए दुआएं की हैं। साथ ही किसी तरह की अफवाह पर भरोसा न करने की अपील करते हुए संजू को उन्होंने फाइटर बताया है। संजय दत्त की हेल्थ रिपोर्ट सामने आते ही सारे फैंस निराश हैं। इसी बीच अब उनकी अपकमिंग फिल्म सड़क 2 का ट्रेलर भी सामने आ चुका है। महेश भट्ट के निर्देशन में बनी इस फिल्म में आलिया भट्ट, आदित्य रॉय कपूर समेत कई एक्टर्स नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ दर्शक ट्रेलर का खूब इस्तकबाल कर रहे हैं, उसे ढेर सारा प्यार दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ विश्व हिंदू परिषद ने फिल्म मेकर महेश भट्ट पर एंटी हिंदू फिल्म बनाने का आरोप लगा दिया है। बता दें कि फिल्म में मकरंद देशपांडे एक धर्मगुरु के किरदार में दिखाई दे रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत के परिवार ने 8 पेज लंबा एक बयान जारी कर कई खुलासे किए हैं। इस बयान में कहा गया है कि जिन लोगों पर सुशांत की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, दरअसल वो ठगों, बदमाशों और लालचियों का झुंड था। रिया, उसके दोस्तों और परिवार को हनी ट्रैप गैंग कहते हुए इस बयान में लिखा गया है कि यह गैंग अब परिवार के चरित्र पर कीचड़ उछालने लगा है, जिससे न्याय की हत्या हो रही है। साउथ सुपरस्टार प्रभास जल्द ही एक और बड़ी फिल्म का ऐलान कर सकते हैं। खबरें हैं कि केजीएफ सीरीज की फिल्में बनाने वाले प्रशांत नील की अगली फिल्म में प्रभास हो सकते हैं। ये एक अंडरवर्ल्ड माफिया की कहानी होगी जिसमें ढेर सारा एक्शन होगा। ये प्रभास की 22वीं फिल्म होगी। हाल ही में उन्होंने राधे श्याम के अलावा दीपिका पादुकोण के साथ यशराज बैनर की भी एक बड़ी फिल्म साइन की है। अजय देवगन और यशराज फिल्म्स के बीच लंबे वक्त से चला रहा मनमुटाव खत्म होने जा रहा है। सूत्रों की माने तो अजय जल्द यशराज की फिल्म दिखेंगे। इस फिल्म को मशहूर डायरेक्टर राहुल रवेल के बेटे शिव रवेल डायरेक्ट करने वाले हैं। इस फिल्म के अलावा कई और बड़ी फिल्मों का ऐलान यशराज बैनर 27 सितंबर यानी यश चोपड़ा के जन्मदिन पर करने वाला है। आईपीएल शुरू होने से पहले ही राजस्थान रॉयल्स की टीम को बड़ा झटका लगा है। टीम के फील्डिंग कोच दिशांत याग्निक कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। राजस्थान रॉयल्स की ओर से ट्वीट कर यह जानकारी दी गई है। दिशांत याग्निक अब 14 दिन के लिए उदयपुर के अस्पताल में क्वारंटाइन रहेंगे। 14 दिन बाद उनका फिर से टेस्ट कराया जाएगा। दिशांत याग्निक ने ट्वीट कर कहा कि पिछले 10 दिनों में उनके जो भी संपर्क में आया है वो टेस्ट करवा लें। आईपीएल के लिए सभी टीमें 20 अगस्त के आसपास यूएई के लिए रवाना होने वाली हैं, जहां यह टूर्नामेंट खेला जाएगा। भारतीय क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या आईपीएल में खेलने को लेकर काफी बेताब हैं। हार्दिक पांड्या ने इंस्टाग्राम पर अपने वर्कआउट का वीडियो शेयर किया है। हार्दिक में इस वीडियो में जो पांड्या हैं वो हैवी वेट की प्लेट हाथ में पकड़कर बैलेंस बनाने की एक्सरसाइज करते नजर आ रहे हैं। हार्दिक पांड्या ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि इंच से इंच बार बार। हार्दिक के इस वीडियो को काफी पसंद किया जा रहा है और फैंस लगातार इस पर कमेंट भी कर रहे हैं। पांड्या मौजूदा चैंपियंस मुंबई इंडियंस के मेंबर हैं। मुंबई इंडियंस को भी अपने स्टार खिलाड़ी से धमाकेदार प्रदर्शन की उम्मीद है। आईपीएल टूर्नामेंट 19 सितंबर से 10 नवंबर तक यूएई में खेला जाएगा। चेन्नई सुपर किंग्स के गेंदबाजी कोच एल बालाजी ने कहा है कि उनकी टीम में कई खिलाड़ी 30 साल से ऊपर की उम्र में हैं, लेकिन
ये उनके लिए नुकसानदेह नहीं है बल्कि फायदेमंद ही साबित होगा। ये पूछने पर कि क्या सीनियर खिलाड़ियों को लय में आने में मुश्किल होगी तो बालाजी ने इससे इनकार करते हुए कहा कि उन्हें नहीं लगता कि ये इतना मुश्किल होगा, क्योंकि आपने पूरी जिंदगी यही खेल खेला है। उन्होंने कहा कि इतने साल से इस खेल को समझते हुए सर्वश्रेष्ठ वापसी करने की कोशिश सबकी होगी। महेंद्र सिंह धोनी आगामी आईपीएल में सीएसके की अगुवाई करने को तैयार हैं। टेस्ट क्रिकेट में डॉन ब्रैडमैन के बाद सबसे ज्यादा दोहरे शतक जड़ने वाले श्रीलंका के पूर्व बल्लेबाज कुमार संगकारा ने कहा है कि उन्हें जहीर खान और वसीम अकरम को खेलना सबसे ज्यादा मुश्किल लगता था। संगकारा ने कहा कि उन्होंने कई बार जहीर खान का सामना किया जो बहुत ही ज्यादा मुश्किल रहा। कुमार संगकारा ने 134 टेस्ट में 12,400 और 404 वनडे में 14,234 रन बनाए हैं। कुमार संगकारा के नाम टेस्ट क्रिकेट में डॉन ब्रैडमैन के बाद सबसे ज्यादा 11 दोहरे शतक जड़ने का रिकॉर्ड है। डॉन ब्रैडमैन के नाम 12 दोहरे शतक लगाने का रिकॉर्ड है। मुंबई के क्लब क्रिकेटर करण तिवारी ने अपने घर में खुदकुशी कर ली है। उनके करीबियों के मुताबिक आईपीएल की 8 टीमों में से किसी में भी जगह नहीं मिलने से करण को काफी धक्का लगा, जिसके बाद वो काफी तनाव में थे। करण को लोकल क्रिकेट में जूनियर डेल स्टेन का नाम दिया गया था, क्योंकि करण का एक्शन और कदकाठी साउथ अफ्रीकी दिग्गज गेंदबाज डेल स्टेन से मिलता था। पुलिस के मुताबिक 27 साल के करण तिवारी ने अपने बेडरूम में पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली। इस मामले में पुलिस ने एडीआरबी जांच दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन ने भारतीय मूल की सांसद कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार बनाया है। बाइडेन ने कहा कि इस पद के लिए चुनाव लड़ने वाली वो पहली अश्वेत महिला होंगी। कमला हैरिस कैलिफोर्निया से सांसद हैं। कमला हैरिस भारतीय मूल की पहली अमेरिकी महिला होंगी जो एक बड़ी राजनीतिक पार्टी से इस पद के लिए चुनाव लड़ेंगी। बाइडेन ने पहले ही दावा किया था कि उपराष्ट्रपति पद के लिए वो किसी महिला को ही उतारेंगे। हैरिस लॉ स्कूल से ग्रेजुएट हैं और सैन फ्रांसिस्को की सिटी अटॉर्नी के तौर पर भी काम कर चुकी हैं। इसके बाद वो कैलिफोर्निया की अटॉर्नी जनरल बनाई गई। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन ने उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार जो बनाया है। इस खबर के बाद अगर अगली खबर का रुख करें तो अमेरिका से ही अगली खबर है। अमेरिका में महज 15 दिनों में 97,000 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सोमवार को जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक 16 से 30 जुलाई के बीच बच्चों के संक्रमित होने की तादाद में 40% का इजाफा हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि संक्रमित मरीजों को अगर उम्र के आंकड़ों में बांटें तो फिर सिर्फ 8.8% बच्चे ही बीमार हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि फिलहाल कोरोना के चलते बच्चे गंभीर रूप से बीमार नहीं हैं। इन मामलों ने भारत में चिंताएं बढ़ा दी थी। भारत नेपाल सीमा पर टनकपुर से लगे नो मेंस लैंड क्षेत्र में नेपाल की ओर से हुए अतिक्रमण के मामले में तनातनी भले ही कम हो गई हो, लेकिन सीमा पर लगे सीसीटीवी कैमरे के डायरेक्शन को 1 सप्ताह बाद भी दुरुस्त नहीं किया जा सका है। इससे जिला प्रशासन और सुरक्षा एजेंसी फिर अलर्ट मोड में आ गई है। इस संबंध में कुछ दिनों पहले ही दोनों देशों के बीच अधिकारी स्तर की बातचीत हुई थी, जिसमें भारत सीसीटीवी की दिशा को भारतीय सीमा या नो मेंस लैंड से हटाने के लिए कहा गया था, लेकिन विरोध के बाद नेपाल ने अभी तक सीसीटीवी की दिशा में कोई बदलाव नहीं किया है। अभी भी नेपाल की ओर से लगाए गए ये कैमरे सीमा की गतिविधियों को कैद कर रहे हैं, जिसके बाद देश की खुफिया एजेंसी अलर्ट मोड पर है। इसी के साथ ये था आज का बुलेटिन। इजाजत दें, नमस्कार।